विराज की नजर जैसे ही उस फॉर्म पर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। आधे से ज्यादा फॉर्म पहले से ही भरा हुआ था और देखते ही देखते रागिनी मित्तल ने एमॉक्सिलिन की 5 टैबलेट्स भी विराज के सामने रख दी थी। कैसी औरत है ये, इतना घिनौना काम कर रही है। क्या इसे मारना नहीं चाहिए? ना जाने कौन सी दवाइयां लिखी हैं इस फॉर्म में, जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ। और ना जाने ये औरत कब से ये सब कर रही है। ये लोग मेरा सारा पैसा खा रहे हैं। मनी मन ये सोचते हुए विराज को रागिनी मित्तल पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ रागिनी मित्तल विराज के सामने नई नई दवाइयां बाहर निकाल रही थी। मैडम, ये दवाई तो काफी महंगी लगती है। न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ विराज ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर रागिनी मित्तल ये समझ गई थी कि विराज की आंखों ने उस फॉर्म को परख लिया है और तुरंत ही रागिनी मित्तल डिससैटिस्फाइड नजर आने लगी थी। इम्पेशेंट होते हुए रागिनी मित्तल ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, लड़के, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये हॉस्पिटल तुम्हें सब कुछ रीइंबर्स कर देगा। चलो जल्दी से साइन करो। विराज ने उस औरत को ये भी नहीं बताया था कि वो बीमार है और अगर बीमारी भी है तो विराज की तकलीफ क्या है वो भी वो औरत नहीं जानती थी। बस आओ और फॉर्म पर साइन करो। इन लोगों ने तो पैसे बनाने का ठीक धंधा बना लिया था। रागिनी मित्तल की हरकतें देखकर विराज शॉक्ड रह गया था। जब विराज के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं आए तो रागिनी मित्तल ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम साइन कर रहे हो या नहीं? विराज ने ऐसे एक्ट किया जैसे मानो वो शॉक में हो और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, साइन? हाँ, मैं साइन करता हूं। ये बोलते हुए विराज ने पेन उठाया और नाम लिखने लगा, प्रखर गुप्ता। मनी मन विराज ने अपने आप से कहा, माफ कर देना मेरे भाई, मुझे तेरे नाम का इस्तेमाल करना पड़ा। विराज को साइन करता देख रागिनी अब पूरी तरह से सैटिस्फाइड नजर आ रही थी। विराज से फॉर्म लेने के बाद उसने विराज के साइन को देखा और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, ठीक है, ये टोकन लो और लाइन में लग जाओ, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। विराज ने देखा कि वो टोकन स्टील का बना हुआ था और उस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। अगर विराज गलत नहीं था तो इस टोकन का इस्तेमाल पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। ये अच्छा, थैंक यू मैडम। विराज ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है और वाटर डिस्पेंसर के पास जाकर रागिनी मित्तल के लिए और अपने लिए पानी का ग्लास लेकर आया। आपको शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। ये बोलते हुए विराज ने एक ही सांस में पानी का पूरा ग्लास गटक लिया और उस खाली ग्लास को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसके बाद विराज ने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और उस फोन को भी कचरे के डिब्बे में डाल दिया। विराज के पास पुराने जमाने का नोकिया वाला फोन था जिसकी स्क्रीन हल्की सी टूटी हुई थी। छोटा सा फोन था जिसका वजन ना के बराबर था। विराज ने उस फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी और उसके बाद उस फोन को कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। रागिनी मित्तल की नजर अपने सामने खड़े आदमी पर गई जो विराज था और उसे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे मानो विराज उसमें इंटरेस्टेड है। तुम मुझे थैंक्स क्यों कहना चाहते हो? रागिनी मित्तल ने विराज पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा। ओह, क्या ये मेरे लिए एक मौका है? विराज ने मनी मन सोचा और उसके बाद रागिनी मित्तल के सवाल का जवाब देते हुए बोला, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर बीमारियों का इलाज फ्री में होता है। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद विराज जिंदल ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ एंड बी ए लकी ह्यूमन टू। विराज के एक्सप्रेशंस देखकर रागिनी मित्तल खिलखिला के हंस पड़ी। अगले ही पल जब रागिनी मित्तल का मुंह खुला तो उसकी आंखों में एक अजीब चाम नजर आ रहा था। देखो, अभी तो मैं एक फ्यूचर डॉक्टर को रीपे कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि वो फ्यूचर डॉक्टर भी मुझे रीपे करेगा। बोलो, क्या ख्याल है? ये बोलते हुए रागिनी मित्तल अपने सामने खड़े शिकार को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे मानो उसे कच्चा ही खा जाएगी। रागिनी मित्तल की नजरों ने विराज को कपकपा दिया था और मनी मन विराज सोचने लगा, हे भगवान, क्या मैं वर्क आवर्स के बीच में ऐसे गेम खेल सकता हूँ? मनी मन ये सोचते हुए विराज ने रागिनी मित्तल से कहा, मुझे कैसे रीपे करना होगा? रागिनी मित्तल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विराज के चेहरे को ऊपर उठाते हुए अपनी नजरों से उसका कत्ल करने लगी। रागिनी मित्तल के लाल होठ खुल गए थे जैसे मानो वो विराज को कभी भी चूमने वाली हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरह का रीपेमेंट पसंद है? सेक्सुअल इंट्यूशंस अपने रुबाब पर चढ़ गए थे और उस नर्स की बातों में अब विराज को 100% सच्चाई नजर आने लगी थी। रागिनी मित्तल के बदलते हुए हाव भाव ने विराज के रोंगटे खड़े कर दिए थे और एक औरत जो विराज को भूखी नजरों से देख रही थी, उसके अंदाज ने ही विराज के चेहरे को पीला कर दिया था।
उसका पेट अंदर से गुलाटी मार रहा था। विराज का मन कह रहा था कि अभी के अभी इस औरत को घसीटते हुए मारा जाए, लेकिन विराज अभी सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ था। क्या ये सैक्रिफाइस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? मन ही मन विराज ये सोचने लगा कि तभी दरवाजे के बाहर खटपट होने लगी। ठक 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 ठक। जैसे ही दरवाजा नॉक हुआ, वैसे ही रागिनी मित्तल के अंदाज पूरी तरह से बदल गए। वो जो कर रही थी उसने एकाएक बंद कर दिया और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोली, कम इन। जैसे ही रागिनी ने कम इन कहा, वैसे ही दरवाजा खुला और एक आदमी अपने चेहरे पर नॉटी स्माइल लेकर रागिनी मित्तल के सामने आ पहुंचा। जब उस आदमी की नजर विराज जिंदल पर गई तो उसके एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए थे। ये कौन है? ब्लंटली उस आदमी ने रागिनी मित्तल से पूछा। अरे ये कस्टमर है जो फॉर्म पर अपना नाम साइन करने आया है, रागिनी मित्तल ने उस आदमी को समझाते हुए कहा और उसके बाद विराज को देखते हुए बोली, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है तो तुम जा सकते हो। रागिनी मित्तल के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उस आदमी के एक्सप्रेशंस थोड़े रिलैक्स हो गए थे, लेकिन वो अभी भी घूर घूर कर विराज को देख रहा था और तब तक देखता रहा जब तक विराज उस कमरे से बाहर नहीं चला गया। कर दरवाजा खुलने की आवाज आई और धपाक करते हुए वो दरवाजा बंद हो गया। विराज ने अपने पैरों की आवाज निकालते हुए अंदर उन दोनों को यह एहसास कराया जैसे मानो वो वहां से जा चुका है, लेकिन विराज दरवाजे के बाहर ही खड़ा था और कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगा। यू स्लट, मेरे पीछे तूने वापस से ये सब करना शुरू कर दिया और एक मर्द के साथ तू खुश नहीं रह सकती है क्या? वो आदमी अब रागिनी मित्तल पर चिल्लाने लगा था। क्या ये सब क्या कह रहे हो? क्या किया मैंने? किसकी बात कर रहे हो? ये आवाज रागिनी मित्तल की थी। देखते ही देखते कमरे का माहौल बिगड़ता चला गया और उन दोनों की लड़ाई देखकर विराज को डिसगस्टिंग फील होने लगा। सही में ये हॉस्पिटल पूरा होपलेस हो गया है। विराज उन दोनों की लड़ाई सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, इसीलिए विराज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से तुरंत ही निकल गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलते हुए अचानक से विराज की नजर मेडिकल स्टाफ के इंट्रोडक्शन फॉर्म पर गई और उसे देखते हुए विराज के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई थी। अभी तक विराज ने जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए थे उससे रागिनी मित्तल को तबाह किया जा सकता था, लेकिन परिमेश मित्तल के ऊपर सवाल उठाने के लिए ऐसा कुछ विराज के हाथ में नहीं लगा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि परिमेश मित्तल को तबाह किया जा सकता है। कैसे? आखिर विराज ने उस मेडिकल फॉर्म में क्या देख लिया था? वो एक ऐसा फॉर्म था जो सिर्फ हॉस्पिटल के डीन और डॉक्टर्स के बीच ही शेयर होता है। उस मेडिकल फॉर्म पर साफ साफ लिखा था कि रागिनी मित्तल परिमेश मित्तल की वाइफ है, बहन नहीं। यानी कि उसने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ से ये बातें छुपा रखी थी और वो आदमी जो रागिनी मित्तल के कमरे में आया था वो परिमेश मित्तल का छोटा भाई शैलेश मित्तल था। वाह साला, क्या क्योटिक फैमिली है। इन सब चीजों को अच्छे से सोचते हुए विराज ने अपने मन में एक प्लान बना लिया था। तुरंत ही विराज ने अपना दूसरा फोन निकाला और मुनावर को कॉल करते हुए बोला, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी मुंबई के बेस्ट पुलिस वालों के साथ यहाँ आ जाओ। सामने से मुनावर ने जो कुछ भी कहा उसका जवाब देते हुए विराज ने कहा, राइट, उन लोगों के साथ जिन्हें जस्टिस का अच्छा ज्ञान हो। ये बोलने के बाद विराज ने कॉल कट कर दिया था। मन ही मन विराज ने अपने दूसरे फोन को शुक्रिया कहा जो मुसीबत के समय उसके बहुत काम आ रहा था। विराज की आंखों में कठोरता के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। अपने दांतों को रगड़ते हुए मन ही मन विराज खुद से बात करने लगा। परिमेश मित्तल, तुमने असल में मेरी बहन को बुली किया है, हमारे स्टेटस पर सवाल उठाया। अब समय आ गया है टू पे द प्राइस फॉर दिस। अपने आप से बात करने के बाद विराज पीछे मुड़ा और उसके कदम शालिनी के जनरल वार्ड की तरफ बढ़ने लगे थे। अचानक से विराज को याद आया कि उसने शालिनी से कहा था कि वो उसके लिए हेल्दी खाना लेकर आएगा। विराज अपनी बहन से किए वादे से मुकर नहीं सकता था। विराज तुरंत ही अस्पताल के बाहर गया और हॉस्पिटल के बाहर मौजूद कुछ अच्छे रेस्टोरेंट से शालिनी के लिए वाटरमेलन जूस और मेथी के परांठे पैक करवाए और हॉस्पिटल वापस आया। जब शालिनी ने वापस से विराज को देखा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जैसे मानो किसी नन्ही सी परी के पर निकल आए हों। शालिनी, चलो आओ, हम पराठे और जूस पीते हैं। ये बोलते हुए विराज ने पराठों को टेबल पर रखा और शालिनी को आवाज देकर अपने पास बुला लिया था। पराठों की खुशबू से शालिनी का चेहरा और भी ज्यादा खुश हो गया था। शालिनी ने किसी का भी इंतजार नहीं किया और तुरंत ही पराठों पर झपट पड़ी थी। परांठे खाने के बाद शालिनी ने जूस पिया और अपने हाथ से अपना मुंह पोंछते हुए बोली, भैया क्या आप मुझे रोज ऐसे ही परांठे भिजवा सकते हो या फिर आप रोज इन्हें लेकर मेरे पास आ सकते हो? हॉस्पिटल के कैफेटेरिया का खाना बहुत ही गंदा है, मेरे तो मुंह से नीचे ही नहीं जाता है। ये बोलने के बाद शालिनी अचानक से चौंक उठी, जैसे मानो उसे अचानक से याद आया हो कि उसने ये क्या कह दिया। ये हॉस्पिटल तो अब मेरे भैया का ही है।
ठीक है शालिनी। ये कहते हुए विराज का हाथ अपनी बहन शालिनी के माथे पर फेरने लगा। इस जेस्चर को देखते हुए ये कहा जा सकता था कि विराज के लिए उसकी बहन कितनी मायने रखती थी। भले ही उसका और विराज का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए विराज अपनी जान भी दे सकता था। इससे पहले कि शालिनी कुछ बोलती या फिर विराज की तरफ से कोई रिएक्शन आता, विराज का फोन बीप बीप की आवाज के साथ बजने लगा। विराज के फोन पर एक मैसेज आया जिस पर लिखा था, मुंबई शहर का एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच गई है। हॉस्पिटल का डीन परिमेश मित्तल और उसकी कंपनी को अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें डीन परिमेश मित्तल के खिलाफ बहुत सारे क्लूज और एविडेंस मिल गए हैं। क्या होगा आगे? क्या एंटी करप्शन ब्यूरो से मदद लेकर विराज परिमेश मित्तल को हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखा पाएगा? क्या परिमेश मित्तल अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा? अगर हाँ, तो कैसे? क्या विराज इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी खरीद लेगा? हॉस्पिटल का अगला डीन कौन होगा? क्या विराज के लिए ये अमीर होना समस्याओं से घिरा हुआ था? आखिर कब तक विराज ऐसे ही एक पर एक मिशन करता जाएगा? क्या विराज को टक्कर देने के लिए कोई आएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।